नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का परिणाम कल आ गया है। भारतीय जनता पार्टी 240-41 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े से 272 से 30-32 सीटें पीछे रह गई है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, 292 सीटों के आसपास उनकी सीटें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो 400 पार का नारा था उसका क्या हुआ। हमने भी आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 325 से 345 सीटों के आसपास अकेले गेन कर रही है, यानी कि 10 प्लस 10 माइनस हमने बताया था। अगर 325 में से 10 माइनस करें तो 315 तक भारतीय जनता पार्टी आ रही थी और 345 में 10 प्लस करते तो 355 तक जा रही थी। टोटल एनडीए को लगभग 380-85 सीट के आसपास हमारा आंकलन था। आपने भी देखा, हमने एक 20 तारीख को वीडियो आपको भेजा था, रिकॉर्ड किया था, अपलोड भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने। उसमें भी हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब की बार अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं जो आकलन था वो कहीं क्या गड़बड़ हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमने जो आंकड़े दिए वो आंकड़े सही सटीक साबित नहीं हुए। हमें कोई हेजिटेशन नहीं है, हमारे आंकड़ों पर अगर हमसे जो गलती हुई है या हमारे जो आकलन में गलती हुई उसके लिए माफी मांगते हैं कि हमने जो आंकड़े निर्धारित किए थे वो आंकड़ों तक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सीटें नहीं पहुंच पाई। रही बात हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कम क्यों रहा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमने आपको पहले भी कहा था, एक रिकॉर्ड हमने वीडियो किया था और उसमें भी हमने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं पहले दूसरे तीसरे चरण में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी या कहें कि विरोधी पार्टी कहीं ना कहीं एससी एसटी को ये भ्रमित करने में कामयाब रही कि उनके आरक्षण को खत्म किया जाएगा, संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। वो बात कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घर कर गई और उसके कारण वो जो वोट भारतीय जनता पार्टी को काफी लंबे समय से 10 साल से 2 बार मिल रहा था। यूपी की बात करें तो 17 में मिला, 19 में मिला और 22 में भी मिला। 24 में वो वोट कैसे छिटक गया, उस वजह हम तलाश कर रहे हैं और हमारे दिमाग में जो बातें आई वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहली वजह रही कि आरक्षण बचाओ का जो नारा दिया गया था वो, हालांकि आरक्षण बचाओ का नारा वो लोग दे रहे थे जिन्होंने पिछले 60-65 साल में संविधान की धज्जियां उड़ाई। 356 धारा जो है, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, राज्यपाल का शासन लगाते हैं, सबसे ज्यादा उपयोग दुरुपयोग किसने किया? वो पार्टी संविधान बचाने की बात कर रही थी। लेकिन हमारा मुद्दा राजनीतिक नहीं है, हमारा मुद्दा यह है कि कहां गलती हुई हमसे या भारतीय जनता पार्टी से कहां गलती हुई, नरेंद्र मोदी जी से कहां गलती हुई, उन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया के, मैं अकेला नहीं था, या यूं कहें कि भारत आप तक जो चैनल है वो अकेला नहीं था। आपने जो 1 तारीख का जैसे ही 7वें चरण का मतदान हुआ उसके बाद क्या बोलते हैं, एग्जिट पोल, किसी भी पोल ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी कम सीटें नहीं दी थी कि 240 के आसपास। मुश्किल से मुझे याद आ रहा है कि एक कोई था जिसने 245 से 295 में भारतीय जनता पार्टी को दे रहा था। तमाम एग्जिट पोल, यानी कि 13 एग्जिट पोल आए थे, उनमें से 11-12 ने भारतीय जनता पार्टी को 300 प्लस सीटें ही दी। एवरेज अगर निकाला जाए तो एनडीए को 365 सीट, 370 सीटों के आसपास आकलन वो कर रहे थे। तो क्या वो, हमारे पास तो इतने संसाधन भी नहीं, हम तो बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं। हमारा जो सोर्स है, हमारा जो दिमाग है, आप जैसे लोगों से सलाह मशवरा करते हैं, बातचीत करते हैं, फोन कॉल करते हैं। गया भी था मैं कुछ लोकसभा क्षेत्रों में, मैं गया था, खुद बात करके आया था, मिल के आया था, सैंपल सर्वे भी करके आया था। लेकिन जिनके पास साइंटिफिक तरीके से जो लोग काम कर रहे थे उनकी प्रिडिक्शन खराब हो गई, यानी कि उनके एग्जिट पोल भी धराशायी हो गए। तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, अभी हमारे पास इतना ज्यादा अनुभव नहीं है। हम तो अपना जितना संसाधन थे, जितना अनुभव था, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। फिर भी हम आपसे माफी मांगते हैं कि हमारे जो आकलन थे वो ज्यादा सभी के थे गलत, लेकिन हमारे भी गलत थे। उसके लिए हम आपसे माफी मांग चुके हैं। लेकिन इनमें ऐसा क्या हुआ कि इतनी सारी, कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई हवा नहीं थी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई हवा नहीं थी। तो ऐसा क्या कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को 240-41 सीटों पर रोक दिया गया, यानी कि बहुमत से मात्र 30-31-32 सीटें पहले रोक दिया गया। हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। 1, 2, 3 चरण में जो चुनाव हुआ
विरोधियों ने भयंकर रूप से आरक्षण का मुद्दा उठाया कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में है, संविधान को बदल देंगे। वो बात कहीं ना कहीं एससी और एसटी वर्ग के जो निचले तबके हैं उनमें ये बात घर कर गई और उन्होंने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट किया। हम ये नहीं कह रहे कि सभी ने किया, लेकिन हाँ किया, क्योंकि मैंने अभी जो आंकड़े जो देखे हैं बहुत सारे, चाहे वो अलवर लोकसभा का हो या कहीं और का हो, जयपुर का हो, कहीं और का भी मैंने 2-4 अभी विश्लेषण किए हैं, उनमें निकल कर यह आया कि निश्चित रूप से एससी एसटी का जो वोट था वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके और कहीं ना कहीं वो गया। यानी कि 400 पार का जो नारा था, उनका 400 पार का नारा राष्ट्र हित के लिए था, संविधान में संशोधन होना ही था। जैसे मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले भी कि कुछ मुद्दे ऐसे थे जो होने ही हैं। 24 से 29 तक जनसंख्या जनगणना होनी है, यूसीसी लागू हो सकता है और सीए लागू कर सकते हैं, और आप एक देश एक चुनाव, मुझे लग रहा है थोड़ा सा सेटबैक भारतीय जनता पार्टी को लगा है इस मामले में, क्योंकि कई मामलों में 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, उनको संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। लेकिन वो मामला अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अलग पलज हो रहा है। इन सारी चीजों के लिए 400 सीट मांग रहे थे नरेंद्र मोदी, आरक्षण हटाने के लिए थोड़ी मांग रहे थे। वो तो पहले ही बोल चुके हैं आरक्षण मेरी लाश के ऊपर से गुजर कर, अगर कोई खत्म करेगा तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। अब इसका दूसरा ही साइड इफेक्ट क्या हुआ, जनरल कास्ट के जो लोग थे उनको ये लगा कि यार आरक्षण खत्म हो ही नहीं रहा है। कुछ लोगों को लग रहा था कि खत्म करेंगे, जैसे एससी वर्ग के या एसटी वर्ग के लग रहा था कि आरक्षण को शायद खत्म कर सकते हैं। तो जनरल कास्ट में भी कहीं ना कहीं ये एक था कि हो सकता है खत्म करें। लेकिन जब आप बात करोगे कि एक तो एससी एसटी के वोट, आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वोट आपसे खिसक रहे हैं, दूसरा साइड इफेक्ट इसका ये होगा जनरल कास्ट के वोट भी वोटिंग करने नहीं गए कि यार ये आदमी तो वही बातें कर रहे थे जो 70 साल से सुनते आए हैं, आरक्षण नहीं हटाएंगे, आरक्षण के जान से गुजर जाएंगे, मर जाएंगे, ये कर देंगे। तो जो वोट भारतीय जनता पार्टी का हार्डकोर वोट था, जनरल कैटेगरी का, ब्राह्मण बनियों का वोट जो था, किसे कहते हैं राजपूतों का जो वोट था, वो वोट डालने के लिए नहीं गए। कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज कम हुई, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। तीसरा जो चैप्टर रहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मुसलमानों को आपका आरक्षण देना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं मुद्दा तो सही उठाया था उन्होंने, क्योंकि वो मुद्दा आरक्षण के खिलाफ जो मुद्दा था वो उन्होंने काउंटर किया कि एससी एसटी का आरक्षण हम नहीं हटाएंगे, ये आपके आरक्षण, यानी कि वो मुद्दे से ध्यान भटकाने में कामयाब तो रहे। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि 3 से 4 चरणों के चुनाव हो चुके थे और उसके बाद मुसलमानों को जो वोट था, जो उनको मुश्किल से पिछली बार 8-9% मिला था, उसमें भी 2-3% की गिरावट आ गई और मुस्लिम जो थे उनको संगठित होने का मुद्दा एक जोर पकड़ गया कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ है और ये जो काम कर रहा है, राम मंदिर कर लिया, यूसीसी लागू करेंगे, अभी आपका सीए लागू करेंगे, ये सारी चीजें जो है मुसलमानों को भी इकट्ठा करने का काम कर गई। यानी कि 3 फैक्टर हो गए। एससी का वोट उछट गया क्योंकि कांग्रेस ने उनको भ्रमित किया। उनको काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी को ये कहना पड़ा कि हम किसी भी कीमत पर आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ करने ही नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। तो जनरल कास्ट के वोट जो थे वो भी कहीं ना कहीं उनसे 1-2% छिटके। तीसरा, मुसलमानों के खिलाफ जो बोला गया, हालांकि उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन 2-3% जो वोट थे वो उनका कम निश्चित रूप से हुआ है, वो वोटिंग परसेंट कम हुआ। और जो सॉफ्ट मुसलमान थे, जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के नाम पे वोट दे रहे थे, कहीं ना कहीं उनको भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को 400 सीट मिलेंगी तो ये मनमानी करेंगे और कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। पूरा देश ये आश्वस्त था कि नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं था, आज भी नहीं डाउट है, वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। चाहे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जो है 12 सीटें हैं उनके पास, जेडीयू, वो चले जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, 12 में से 12 गई, 280 रह गई। फिर बोल रहे हैं कि अभी जो उनका गठबंधन है आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी से, टीडीपी राज्य में उनके साथ गठबंधन में है, सबसे बड़ा मैंडेट 175 में से 164-65 सीटें वो लेकर आ रहे हैं। कितना बड़ा मैंडेट है, वो कैसे बेवकूफी करेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ? नीतीश कुमार कैसे बेवकूफी कर सकते हैं? अगले साल बिहार में चुनाव है, वो बड़ी मुश्किल से अपने पार्टी को बचाने के लिए लगे हुए हैं और बहुत बड़े रणनीतिकार, मैं तो ये कहूंगा प्रशांत किशोर पीके ने भी कहा था एक बार कि अगर यही स्थिति रही तो नीतीश कुमार की पार्टी 2 से 3 सीटें जीतने लायक भी नहीं रहेगी। यानी कि वो अगर महाविकास आघाड़ी में रहते, या यूं कहें कि
लालू प्रसाद की पार्टी के साथ गठबंधन में रहते तो उनकी हालत भी वही होती जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी की हुई है। यानी कि 4 सीट जो है, 4 सीट लेके आए हैं मात्र लालू के बच्चे तेजस्वी कुमार। इसी तरह नीतीश कुमार की हालत भी ये थी, 2-3 सीटें लेके आते, अब वो 12 सीटों पे हैं। आने वाला इलेक्शन में फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पूरे जोर से चुनाव लड़ी है, उनकी भी 12 सीटें हैं और गठबंधन को काफी अच्छी सीटें मिली हैं, ऐसी बात नहीं है। 39 में 31-32 सीटें वहां लगभग मिली हैं। तो ऐसी बेवकूफी करना भी नहीं चाहिए। अगर वो करेंगे तो वो सेल्फ गोल कहेंगे, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने हाथ पर या पैर पर खुद की कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, भारतीय जनता पार्टी आराम से सरकार बनाएगी। ये बाहर भी चले जाएंगे तो भी निर्दलियों को, क्योंकि उनको मुश्किल से 8-10 सीटें कम पड़ेंगी और निर्दलियों को ले लेंगे, वो लेने में माहिर है। आपको पता है सरकार में है तो सब उनके पास संसाधन है, वो ले लेंगे। सरकार आराम से 5 साल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये आ रही है कि जो कठिन और कड़े फैसले जो होने थे, शायद वो फैसले उन पर कुछ विचार करने के काम आए कि करें कि ना करें, सस्पेंस में हो। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी सेटबैक में आए हैं। और कल आपने देखा कि दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर जब वो गए तो कार्यकर्ताओं को कहा कि हम जीत रहे हैं, हम जीते हैं, आप मायूस क्यों हैं। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद भी मायूस थी, कहीं ना कहीं खुश नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम 400 का नारा दे रहे थे तो 350 के आसपास तो जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्यों अपना खुशी मना रही है, 52 सीटों से 98 सीटों पर पहुंची है। वो भी इसलिए कि हिंदी पट्टी में जितनी सीटें कांग्रेस बढ़ाएगी बीजेपी की कम होती चली जाएंगी, बीजेपी की सीटें बढ़ेगी कांग्रेस की सीटें कम हो जाएंगी। यानी कि पैरेलल जो दोनों पार्टियां चल रही है, एक देश की लार्जेस्ट पार्टी जो 400 सीटों के साथ कभी सत्ता में आती थी, आज उसके पास मात्र 98 सीट आने पर वो जश्न मना रही है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। वो इसलिए खुश नहीं है कि हमने 98 ले ली या 52 ले ली या 100 ले ली, वो इसलिए खुश है कि नरेंद्र मोदी को 272 से पहले हमने रोक दिया। उनका अपना एक आनंद का विषय हो सकता है, वो आनंद करें, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि कहां गलती हुई। दूसरा राज्य सबसे बड़ा, पहला राज्य है यूपी। यूपी में आप देखेंगे कि जो पिछली बार 62+2 64 सीटें एनडीए के पास थी, 2014 में 72 सीटें जीती थी। अब की बार वहां पर मात्र 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 3 उनके गठबंधन को, यानी कि 36 सीटें वहां पर मिली हैं और 37 सीटें समाजवादी पार्टी को और कहीं ना कहीं 6 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। कांग्रेस को भी एक जीवन दान मिल गया यूपी में, 80 सीटों में से 6 सीटें, यानी कि 1 सीट पहले रायबरेली की जो थी वही थी उनके पास, अब की बार तो 5+ हुई है। सबसे अच्छा प्रदर्शन आप देखेंगे तो चिराग पासवान, रामलाल के बेटे हैं, रामविलास पासवान के, उन्होंने 5 सीटें ली, 5 की 5 उन्होंने जीती बिहार में और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिहार का प्रदर्शन ठीक है, यूपी में उनका प्रदर्शन खराब रहा। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ को विचार करना पड़ेगा कैसे, हमसे क्या गलती हुई। और आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जो आरक्षण का मुद्दा था वो काम कर गया, दूसरा मुसलमानों को संगठित होने का काम मिल गया। ये जो मुद्दे थे ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 24 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की और एक गठबंधन में आपका देखोगे वो आपके हनुमान बेनीवाल जी जो थे आरएलपी वो थे। इस तरह 25 सीटें एनडीए के पास थी, लेकिन अब की बार उनके पास 14 सीटें हैं, 11 सीटों का नुकसान हुआ है। 9 कांग्रेस ने जीती हैं, 2 एक हनुमान बेनीवाल ने वापस नागौर से जीती है और एक उनका और है कोई सीपीआई है क्या है, उन पार्टी ने जीता है। रोहत जो है ऐसे कोई है नाम करके, वो जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें, हमें अनुमान था कि 5-6 सीटें करीब जीतने की संभावना में है। मैं गया था टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और कोटा भी गया था, तो कोटा से तो मैं संतुष्ट था, गुंजल हार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, भरतपुर से मैं आश्वस्त था कि कांग्रेस की जो है जाटो वो जीत जाएंगी, संजना जी। और कहीं ना कहीं दौसा में भी टफ मामला था, टोंक सवाई माधोपुर में भी टफ मामला था। ये 3 सीटें मैं मान रहा था कि 3 सीटें लगभग 2 सीटें यहाँ से निकल जाएंगी। 1 सीट मैं बाड़मेर की मान रहा था कि कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके जो शिव सीट से जो विधायक हैं भाटी साहब, रविंद्र भाटी, वो बीजेपी के वोट ही काट रहे हैं, वो बीजेपी के वोट ही तोड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी को हरा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के प्रत्याशी को हराने का काम जो उन्होंने दिया था वो कर दिया। वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार राम जी आराम से जीत गए। कोई ऐसी अप्रत्याशित जीत नहीं कह सकते, कुछ जो है सिक्कर झुंझुनू से है। ये मामला थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्यों हारे, क्योंकि वहां से प्रत्याशी शेषराम ओड़ा के जो बेटे हैं विजेंद्र जी, वो पहले कह चुके मुझे जबरदस्ती सीट दी गई है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था। कांग्रेस पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ना नहीं चाहता, उसके बावजूद इतनी बड़ी हार कैसे हो गई
वो आपको मैंने बताया 4 कारण थे। एक कारण नरेंद्र मोदी पर डिपेंडेंट, दूसरा कारण SC ST का आरक्षण खत्म करने का मुद्दा, हालांकि उस डैमेज को कंट्रोल करने में चौथे चरण तक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, लेकिन वो जो मुद्दा उठाया मुसलमानों का कि OBC में आरक्षण जो है वो आपको मुसलमानों को देना चाह रहे हैं, वो आपके हक को आरक्षण मुसलमानों को देना चाह रहे हैं, और मैं किसी भी कीमत पर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहता, और मैं संविधान के खिलाफ ये काम नहीं करवाना चाहूँगा, नहीं जाने दूंगा, क्योंकि संविधान किसी भी धर्म जाति के धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण की सिफारिश नहीं कर रहा है। वो मुद्दा कहीं ना कहीं मुसलमानों को इकट्ठा करने में, और यूपी में पता है आपको बहुत सारे जगहों पर निर्णायक जो होते हैं वो मुसलमान होते हैं, और मुस्लिम वोटों के कारण ये कई चीजें आपको देखने को मिली। तीसरा कारण रहा कि जनरल कास्ट का, कि जनरल कास्ट के लोगों को जब ये लगा कि आरक्षण का मुद्दा हो सकता है हट जाए, और वो जब उनको ये आश्वस्त हो गए कि ये कह रहे हैं कि मेरी लास्ट पैसे गुजर के आरक्षण हटेगा, तो वो कहीं ना कहीं वोटों में निरस्ता नजर आई, वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा। ये भी एक 5वां कारण है, वोटिंग परसेंटेज कम होना। चौथा कारण गर्मी भी थी कि इतना लंबा चुनाव उन्होंने खींच दिया, 7 चरण में चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, 4-5 चरण में चुनाव हो सकते थे। राजस्थान का चुनाव 2 चरणों में था, इसी तरह से और भी हो सकते थे। यानी कि अगर ये अप्रैल या 15 मई से पहले जैसे कि 2014 में हुआ था, 16 मई को प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली थी, उसी तरह से ये भी काम सब निपट जाते, शपथ कार्यक्रम हो जाता, तो शायद इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन लंबा खींचना भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान का कारण रहा। नरेंद्र मोदी पर डिपेंडेंट ज्यादा थे, अकेले चुनाव लड़ रहे थे, इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनका नुकसान हुआ, क्योंकि नीचे के स्तर पर कोई भी कार्यकर्ता, या यूं कहें कि कैडर तो उनका अच्छा है, लेकिन प्रत्याशी जो थे उनके प्रत्याशी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे वो बीजेपी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्य और 10 साल के कार्यक्रम जो उनके रखे उनके कारण जीत पाए। और आप देख रहे हो, मैंने घूमा कई जगह गया और देखा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई माहौल था ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई माहौल नहीं था। लेकिन जो भी है सच्चाई माननी पड़ेगी, किसी एक व्यक्ति के कहने से या एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 64-65 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने मत किया है, और उनके मत के आधार पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैंडेट दिया है। मैंडेट एनडीए के पास है, बीजेपी के पास थोड़ा सा कम है, लेकिन गठबंधन में है चूंकि, तो उनके पास मैंडेट है। देखते हैं कि कब शपथ ग्रहण के लिए वो राष्ट्रपति से मिलते हैं, और आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अलवर से भाई ललित यादव, आपको पता है 47-48 हजार वोटों से हार गए, भूपेंद्र यादव जीत गए। वो पहले से आश्वस्त थे, लेकिन बात इतनी थी कि मैं ये बात खुल करके नहीं कह रहा था, इसलिए नहीं कह रहा था कि किसी को लगेगा कि मैं किसी एक आदमी को सपोर्ट कर रहा हूँ और किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले से ये अंदाजा था कि भूपेंद्र यादव जो है वो जीत रहे हैं, वोटों का मार्जिन कम होगा। मेरा आइडिया था कि 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, लेकिन मैंने बताया SC ST का आरक्षण का जो मुद्दा था, पहले चरण में वोटिंग थी और वो पहले चरण की चपेट में आ गए। वरना आप देखेंगे ललित यादव जो है जयपुर इससे अलवर ग्रामीण सीट से थोड़ा सा बढ़त ली है। आपको बता दूं कि उनके सबसे बड़े नेता बाबूर जितेंद्र जो हैं, वो पिछली बार देखेंगे आप, वो वहां से हार के गए हैं। जब वो हार के गए हैं तो इनको वोट कैसे मिला? बस वो वोट इसलिए मिला कि आरक्षण का मुद्दा था, और इनको वो SC ST का वोट और मुस्लिम जो वोट थे वो कहीं ना कहीं इनको ट्रांसफर हुए हैं, बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुए। लेकिन खैर जो भी हुआ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुमत मिला है, उनको सरकार की ढेर सारी शुभकामनाएं। राहुल गांधी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और 52 सीटों से बढ़ा के पार्टी को 98 सीटों पर ले गए। लेकिन 98 सीटों से संतोष मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। इससे अलग एक मुद्दा और है भारतीय जनता पार्टी की खुशी के लिए कि उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी, साउथ में जो क्लियर हो गया था मामला कि दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी खत्म होगी, कर्नाटक में वो अपनी सरकार गंवा चुके थे, तो अब वहां उनका बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक सिर्फ हिंदी पट्टी की पार्टी रह गई है। तो आपको मैं बता दूं, उड़ीसा में बहुत बड़ा मैंडेट उनको मिला है। उनको 78-79 सीटें करीब मिली हैं 174 सीटों में से, यानी कि 74 सीटों का वो उनका बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन उनको 78-79 सीटें मिली हैं अकेली भारतीय जनता पार्टी को, कोई गठबंधन नहीं है। और वहां के वो जेडीएस जो है वो सत्ता में नवीन पटनायक 20-25 साल से जो थे, उनका सरकार में से बाहर हो गए हैं, वो मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देंगे। दूसरा सबसे बड़ा काम हुआ आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में थी, आपको पता था टीडीपी से, आपके चंद्रबाबू नायडू से उन्होंने गठबंधन किया। एक तीसरी पार्टी और थी जनसेना पार्टी, उन्होंने भी गठबंधन किया, तीनों का गठबंधन था और तीनों ने मिलकर 100, आपको बता दूं 75 सीटों में से 164 सीट के आसपास जीतने में वो कामयाब रहे।
यानी कि बहुत बड़ा मैंडेट। तीसरा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में खांडू पेमू जो है वो फिर एक बार मुख्यमंत्री के रूप में मेरे हिसाब से शपथ लेंगे। खांडू जी, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन रही है। सिक्किम में एसकेएम जो पार्टी है उनको बहुमत मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्किम से उनका पहले भी अलायंस रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो अलायंस में फिर चले जाएंगे और वहां भी अलायंस में ही है। ये मान लो चारों राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश में जो आप देख रहे हो क्लीन स्वीप किया है आपका, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने स्वीप किया है, उत्तराखंड में स्वीप किया है, गुजरात में स्वीप किया है और छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। सिर्फ यूपी जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, यूपी, और सबसे ज्यादा जो नुकसान हमारी नजर में हुआ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 25 के आसपास सीटें मिलती नजर आ रही थी, लेकिन वो 12-13 सीटों पे, 10 सीटों पे ही आकर के रुक गए। अभी स्थिति क्लियर नहीं हुई है, लेकिन काफी कुछ स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी एक बार कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को निराश होने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वो सत्ता में आए हैं, उनके लिए खुशी का माहौल हो सकता है, लेकिन फिर भी निराश हैं। राहुल गांधी पता नहीं क्यों खुश हैं, इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी को 240-41 सीटों पे, यानी कि खुद का नहीं देख रहे, 98 सीटों पे रुके हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को संतोष प्रदान कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने से रोक दिए। तब तक के लिए आगे कोई अपडेट होगा तो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।